Hello everyone, welcome to Education World. My name is Lalit Pancholi. I am a chemistry faculty educator at Education World. In this session, we are discussing a promising chapter which comes from 12th class और उसका जो नाम है बहुत ही बढ़िया नाम सॉलिड स्टेट। ये चैप्टर नंबर 1 है 12th क्लास का। सबसे पहले इसी से शुरुआत की जाती है। इसकी शुरुआत इसलिए की जाती है यहाँ से क्योंकि आप लोग जो है छोटी क्लासेस के अंदर स्टेट्स ऑफ मैटर आपने पढ़ा है। स्टेट्स ऑफ मैटर की बात आप लोग कर ही चुके हैं। वहां आप लोगों ने तीन स्टेट्स पढ़ी बेटा। द फर्स्ट वन इज सॉलिड, द नेक्स्ट वन इज लिक्विड एंड द लास्ट वन इज गैस। तो ये तीन आपने पढ़ी हुई है पहले से। तो आज हम लोग जो है सॉलिड की बात करेंगे। इसमें से लिक्विड और गैसियस की बात जो है, लिक्विड स्टेट भी जो है आपको आगे पढ़ाया जाएगा थोड़ा सा, और उसमें अपन उसको पढ़ेंगे थोड़ा ब्रीफली। तो सॉल्यूशंस एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी एक और चैप्टर आएगा, तब बात करेंगे इसकी। आज अपने को सॉलिड के बारे में बात करनी है। और गैसियस की बात तो अपने 11th क्लास में कर चुके हैं, जहाँ पे अपन चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ है ना, रियल गैस, आइडियल गैस, इस तरह की बातें अपन पहले ही कर चुके हैं। ठीक है बेटा, आइए अपन बात करते हैं बेटा। तो सॉलिड का कैसे पता लगाया जाए कि सॉलिड है ये। सॉलिड का सबसे पहले पता कैसे लगाया जाए कि सॉलिड ही है बेटा। तो आप ये बोलो कि कोई सब्सटेंस है अपने पास, अगर उसमें रिजिडिटी है, कंप्रेसिबिलिटी नहीं है, उसमें क्या है बेटा, लो कंप्रेसिबिलिटी है, रिजिडिटी है, डेफिनेट वॉल्यूम है, डेफिनेट शेप है, हाई डेंसिटी है, अगर ये सभी प्रॉपर्टीज उसके अंदर है तो विच इज कॉल्ड सॉलिड। यानी कि ऐसा सब्सटेंस जिसका आप बोल दें पार्टिकल जो है वो केवल एक ही जगह पर रहते हैं बेटा। ठीक है, वो ऑस्किलेट करते हैं लेकिन अपनी मीन पोजीशन से हिलते नहीं। क्लियर है बेटा, उनमें वाइब्रेशन हो सकता है, ठीक है, लेकिन वो हिलते नहीं है। यानी कि अपने बोल दें कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात करें, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की बात करें बेटा, तो इसमें वो सबसे ज्यादा होता है। क्लियर है बेटा, तो आप ये बोलो सॉलिड आर सब्सटेंस कैटेगराइज्ड बाय डेफिनेट शेप, वॉल्यूम, हाई डेंसिटी। In solid state, the constituent particles of matter are arranged in the several patterns. ठीक है बेटा, अलग अलग पैटर्न्स में उनको अरेंज किया जा सकता है। जैसे कि आप अपने आसपास कई सारे सॉलिड्स देखते हैं, जैसे कि बॉटल हो आपके पास में तो सॉलिड की हो सकती है, स्टील बॉटल, ठीक है, लैपटॉप हो सकता है, मोबाइल फोन हो सकता है, टीवी हो सकती है, एक्सेट्रा। ये सभी कैसा बेटा, सॉलिड। तो इनके अरेंजमेंट जो है वो डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं, ठीक है, अलग अलग दिखते हैं कि नहीं शेप में। The study of solid state is called solid state in chemistry, also known by the name of material chemistry, which explores preparation, the structure of properties of solid state material. Solid are defined as by the following general properties, इनके बारे में अपन बात कर चुके हैं। The constant particle of matter inside solid, जैसे एटम, मॉलिक्यूल, आयन के वाले, तो आर टाइटली पैक्ड टुगेदर एंड बाउंड बाय द स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्सेस। अब अपन ये बोल दें कि सॉलिड के अंदर भी अलग अलग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो सकते हैं, जैसे इसमें आयोनिक बॉन्ड भी इनके बीच में हो सकता है, मेटालिक हो सकता है, कोवलेंट बॉन्ड हो सकता है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के टाइप तो अपन डिफरेंट डिफरेंट बता ही सकते हैं। क्लियर है बेटा, तो ये बिल्कुल बेसिक सी बात हुई सॉलिड के बारे में। क्लियर। नाउ अब बात करते हैं एग्जाम्पल्स के ऊपर। तो आपके पास में जितने भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, बुक्स हैं, टैबलेट्स हैं, ऑल एक्सेट्रा आर ऑल सॉलिड, डिपिक्ट प्रॉपर्टी लाइक रिजिडिटी एंड हैव हाई डेंसिटी। इन सभी की डेंसिटी सबसे ज्यादा होती है, रिजिडिटी भी बहुत ज्यादा होती है। क्लियर है बेटा, तो आप ये बोलते हैं कॉज ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ सॉलिड की बात करें तो सॉलिड होते ही क्यों है, इसका कॉज क्या है। तो इनमें एक तो होते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं बेटा, और एक होती है थर्मल एनर्जी। तो इन दोनों को थोड़ा ब्रीफली डिस्कस किया जाए। इस सॉलिड के अंदर ये दोनों होते हैं जिसकी वजह से वो सॉलिड कहलाते हैं। तो जैसे सबसे पहले बात करते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के बारे में या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बात करें, तो आप ये बोलो जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स होता है विच इज कॉल्ड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। द फोर्सेस बिटवीन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ मैटर इनसाइड द सॉलिड आर नोन एज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। इन्हीं को क्या बोलते हैं बेटा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बोला जाता है। द अट्रैक्टिव फोर्सेस आर, जब फोर्स ऑफ आपने बोल दिया द फोर्सेस आर अट्रैक्टिव इन नेचर and are responsible for holding all the particle together and making the existence of solid state possible.
अब क्योंकि ये टाइटली पैक्ड होते हैं तो एक दूसरे को कनेक्ट करके रखते हैं, जोड़ के रखते हैं, जिसकी वजह से सॉलिड सॉलिड कहलाता है। अदरवाइज सॉलिड कैसे होता है बेटा, अगर वो लूजली पैक्ड होते तो अपन ये बात नहीं करते। तो फिर अपन और कोई स्टेट को डिस्कस कर रहे होते। द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर हेल्ड सच दैट दे कैन नॉट मूव फ्रॉम देयर पोजिशन एंड एडहियर टू ओनली ऑस्किलेट अबाउट देयर मीन पोजिशन। वो ऑस्किलेट कर सकते हैं लेकिन अपनी पोजिशन से मूव नहीं कर सकते। जैसे अगर अपन सॉलिड का एक अरेंजमेंट देखते हैं, देखो बेटा, तो इसमें पार्टिकल्स कुछ इस तरीके से रहते हैं, पास पास एकदम क्लोजली पैक्ड। क्लियर है बेटा, इसमें पार्टिकल्स जो हैं वो क्लोजली पैक्ड रहते हैं, तो वो अपनी मीन पोजीशन से हिल नहीं सकते हैं, ये याद रखें। वो अपनी मीन पोजीशन से क्या है बेटा, हिल नहीं सकते। ये आपका क्या हो गया, एक सॉलिड स्टेट हो गया। छोटी क्लासेस में डायग्राम भी कुछ ऐसे ही होते हैं, ठीक है, ये वहीं से लिया हुआ है। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। तो एक होता है बेटा डायपोल फोर्सेस, जो 11th क्लास के पार्ट थे ये। एक होता है लंडन फोर्स, ये लंडन डिस्पर्सिंग फोर्स बोलते हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपको पता ही है, किस किस में दिखाते हैं बेटा, फोन है ना, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, ठीक। इसके बाद में इंड्यूस्ड डायपोल फोर्सेस, ठीक है बेटा। तो ये कुछ फोर्सेस हैं जो सॉलिड्स के अंदर लगते हैं, मतलब कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत, आप ये बोल दो कि बहुत पावरफुली उनके बीच में काम करते हैं, इनके बीच में जो है गैप नहीं होता है ज्यादातर। तो अपने बोला, और आपने बोला ये जो फर्स्ट 3 हैं इंटरमोलिकुलर फोर्सेस आर कलेक्टिवली कॉल्ड वंडरवॉल फोर्सेस बोलते हैं इनको। इनको क्या बोलते हैं बेटा, वंडरवॉल फोर्सेस भी बोला जाता है, और आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ सॉलिड। और यही लोग रेस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए, एग्जिस्टेंस ऑफ सॉलिड के लिए। क्लियर बेटा। नाउ थर्मल एनर्जी पे आते हैं, जो दूसरा फैक्टर था जिसकी वजह से अपन बोल रहे थे कि ये सॉलिड हो सकते हैं, तो इसके बारे में बात करते हैं बेटा। द एनर्जी एक्टिंग बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल ऑफ मैटर इज सेड टू बी थर्मल एनर्जी। थर्मल एनर्जी को एक और भी नाम दिया गया भगवान की दया से, जिसका नाम है काइनेटिक एनर्जी, जो आपने सबसे ज्यादा सुना है बेटा। काइनेटिक एनर्जी के बारे में तो सब लोगों ने सुना हुआ है। तो एंड इज रेस्पॉन्सिबल फॉर मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स इनसाइड सॉलिड लैटिस। ये मोशन जो होता है बेटा सॉलिड, आपने बोल दिया जो पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड है, तो आपने बोल दिया बेटा जो उनका मोशन होता है ना, वो काइनेटिक एनर्जी की वजह से, थर्मल एनर्जी की वजह से होता है। तो थर्मल एनर्जी इनसाइड इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। अब जैसे जैसे आप क्या करोगे, टेम्परेचर इंक्रीज करोगे, या तो थर्मल एनर्जी बोल दो या काइनेटिक एनर्जी, वो इंक्रीज हो जाएगी, पार्टिकल फास्टर मूव करने लगेंगे। हेंस more the thermal energy, faster will be the movement of molecules. At the lower temperature the value of thermal energy is lower, है ना, and intermolecular forces are stronger. This resists the flow of molecule and adhere them to oscillate about their mean position. तो अपन क्या बोलते हैं, उनके पार्टिकल ही पास पास होते हैं, तो कितना मूव वो कर सकते हैं, ज्यादा मूव तो वो नहीं कर सकते बेटा। तो अपन क्या बोलते हैं, यहाँ से एक चीज समझ में आती है, यहाँ से सारी चीजें जो अपने पास लिखी हुई है समझ में आ रही है, उससे ये है कि वो अपनी मीन पोजीशन से ऑस्किलेट कर सकते हैं, लेकिन एक से दूसरी जगह पर जा नहीं सकते क्योंकि वो क्लोजली पैक्ड होते हैं। क्लियर है बेटा। अब अपन यहाँ से आते हैं, पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सॉलिड। तो अगर अपन क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स की बात करें तो इसको 2 पार्ट में क्लासिफाइड करते हैं। द फर्स्ट वन इज क्रिस्टलाइन सॉलिड, द नेक्स्ट वन इज एमोर्फस सॉलिड। ठीक है बेटा, एक आपका है क्रिस्टलाइन सॉलिड और एक आपका है एमोर्फस सॉलिड। सबसे पहले बात कर रहे हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड की। तो आपको ये समझा दूं कि क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड जो है वो रेगुलर इंटरनल, आपने बोल दिया, अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल होता है। जैसे कि मेरे पास में कोई मोबाइल फोन है, जैसे ये वाला मेरा मोबाइल फोन है, तो इसका जो अरेंजमेंट है वो रेगुलर है। तो अपने को कोई वॉइड या गैप इसके अंदर दिखता है क्या? नहीं दिखता, कोई भी वॉइड या गैप इसके अंदर नहीं दिखता बेटा। और अगर इररेगुलर इंटरनल अरेंजमेंट पार्टिकल का होगा तो विच इज कॉल्ड एमोर्फस सॉलिड, लाइक ग्लास हो सकता है। तो अगर मान लो रेगुलर अरेंजमेंट नहीं है, इररेगुलर है, तो उसके टूटने के चांसेस भी ज्यादा होंगे। लाइक फोम आपने देखा है बेटा, होता सॉलिड अरेंजमेंट ही है, लेकिन वॉइड्स होते हैं कि नहीं होते हैं, तो इसीलिए वो क्या होता है, दब जाता है, अदरवाइज वो दबता नहीं। क्लियर। फिर बोले इसका शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है, लेकिन इसका मेल्ट ओवर अ रेंज ऑफ टेम्परेचर, इसका मेल्टिंग पॉइंट थोड़ा ज्यादा होता है, ठीक है ना। रिगार्डेड एज अ ट्रू सॉलिड, इसको आप ट्रू सॉलिड बोल सकते हो। रिगार्डेड एज सुपर कोल्ड लिक्विड और सूडो सॉलिड, या तो इनको आप बोल दो, सूडो का मतलब ही होता है छद्म, छद्म मतलब कि दिखता सॉलिड है पर सॉलिड एक्चुअल में होता नहीं है। अगर आप इसको काट देते हो, आप नाइफ लो, इसको कट कर दो, तो इसमें रेगुलर अरेंजमेंट आपको दिखेगा, तो अंडरगो रेगुलर कट
लेकिन अपन यहाँ देखें तो छोटे छोटे से वॉइड होते हैं बेटा, तो इररेगुलर कट आप इसमें बोल सकते हो। फिर आप यहाँ पे बात करते हैं बेटा, तो ये इसकी बात करें सबसे पहले, तो ये होता है आपका एनआइसोट्रॉपिक, यानी कि ये होते हैं डायरेक्शन डिपेंडेंट। यानी कि आप ऐसा समझो मॉलिक्यूल 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 को जोड़ते जाओगे, मॉलिक्यूल 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 को जोड़ते जाओगे, एनआइसोट्रॉपिक और आइसोट्रॉपिक। देखो इसका मतलब है एनाइसोट्रॉपिक, ये होता है एनोसाइड एनाइसोट्रॉपिक, और ये होता है बेटा आपका आइसोट्रॉपिक। ये होते हैं डायरेक्शन इंडिपेंडेंट, ये किधर भी बढ़ सकते हैं। लेकिन एनाइसोट्रॉपिक का मतलब है कि डायरेक्शन डिपेंडेंट होते हैं, ये एक ही तरफ बढ़ते हैं। क्लियर है? अब अरेंजमेंट देखने जाओगे, जैसे आपने बोला कि सर हमें तो अरेंजमेंट देखना है, तो भैया जितना लंबा अरेंजमेंट होगा तो देखने से, दूर से देखने वाले को तो यही लगेगा ना कि ये बिल्कुल एकदम क्रिस्टलाइन सॉलिड है या फिर ये एकदम प्रॉपर है। लेकिन पास जाके जब उसको आप कट करके देखोगे, छोटे मैक्रो मॉलिक्यूल्स में देखोगे, माइक्रो में देखोगे, तभी तो समझ में आएगा आपको ये बात। ठीक है बेटा, तो ये दो कैटेगराइजेशन है। अब अपन चाहें तो क्रिस्टलाइन को और कैटेगराइज करके पढ़ सकते हैं, एमोर्फस को अपन उतना नहीं पढ़ते हैं। नाउ अब बेटा हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, तो हम लोग अब बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड में ही आगे क्रिस्टलाइन सॉलिड को कैटेगराइज करेंगे, किस तरीके से कर सकते हैं। तो देखो बेटा, बेस्ड ऑन द बाइंडिंग फोर्सेस, तो इसके हिसाब से देखते बेटा, तो क्रिस्टल का क्लासिफिकेशन कर रहे हैं अपन लोग। यहां पे लिख दो यूनिट पार्टिकल, यहां पे आ जाएगा बाइंडिंग फोर्सेस, यहां प्रॉपर्टीज, और यहां पे आपका है एग्जांपल। सबसे पहले बात कर रहे हैं बेटा एटॉमिक, आपका क्रिस्टल क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक बोले, तो इसमें यूनिट जो पार्टिकल होते हैं होते हैं एटम्स। तो एटम्स आपस में बाइंड होते हैं लंडन डिस्पर्सन फोर्सेस के द्वारा। लंडन डिस्पर्सन फोर्स होते हैं बेटा इनके बीच में जो एक्ट करते हैं, ये होते हैं सॉफ्ट होते हैं, वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, पुअर थर्मल और इलेक्ट्रिकल कंडक्टर होते हैं। जो एग्जांपल है बेटा किसके, इसके एग्जांपल हो सकते हैं नोबल गैसेस। कौन कौन सी बेटा, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनोन एक्सेट्रा आर एग्जांपल ऑफ दिस। क्लियर? नेक्स्ट अपन बात करें मॉलिक्यूलर। मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की बात कर रहे हैं, तो इसमें पोलर और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स इसके अंदर वर्क करते हैं, जैसे कि ड्राई आइस होगी, मीथेन हो गया एक्सेट्रा, ये सब एग्जांपल है इसके। तो वंडरवल फोर्सेस इसके अंदर होते हैं, तीन तरह के फोर्सेस मैंने आपको बताए थे, लंडन डिस्पर्सन, डाइपोल फोर्सेस और हाइड्रोजन बॉन्ड। ये तीनों ही इसके अंदर एक्ट करते हैं मॉलिक्यूलर के अंदर। तो ये फेयरली सॉफ्ट होते हैं बेटा, लो टू मॉडरेटली, इसकी मॉडरेटली हाई मेल्टिंग पॉइंट्स होते हैं इनके। ठीक है बेटा, इसके लो मेल्टिंग पॉइंट थे, इसके ज्यादा होते हैं। पुअर थर्मल और इलेक्ट्रिकल कंडक्टर होते तो हैं लेकिन कम होते हैं। तो ड्राई आइस और बोल दे मीथेन इसके एग्जांपल हो जाएंगे। नेक्स्ट बात कर रहे हैं बेटा आयोनिक सॉलिड्स की बात करते हैं। तो पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस होते हैं। ठीक है बेटा, आपको आयंस के बारे में पता ही है, पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस होते हैं, इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता है आयोनिक बॉन्ड। अब जैसे NaCl, KCl, ZnS, CaCO3 एक्सेट्रा आर एग्जांपल ऑफ दिस। तो अपन बोले इसमें हार्ड होते हैं या ब्रिटल होते हैं, ये है ना, हाई मेल्टिंग पॉइंट्स होते हैं इनके, हाई हीट ऑफ फ्यूजन निकलती है इसमें, हीट ऑफ फ्यूजन भी इसमें से ज्यादा निकलती है, पुअर थर्मल और इलेक्ट्रिकल कंडक्टर होते हैं। अगर अपन कंडक्टर की बात करें तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कम ही करते हैं बेटा, पुअर कंडक्टर ही होते हैं। क्लियर? नाउ अब बात करते हैं बेटा कोवलेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की। तो अपन बोले एटम्स दैट कैन कनेक्टेड बाय अ कोवलेंट नेटवर्क। लाइक इसमें कौन से होते हैं बेटा, शेयर, ठीक है ना, शेयर एटम होते हैं, शेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके अंदर। कोवलेंट का मतलब आप जानते हैं कोवलेंट बॉन्ड कैसे बॉन्ड होते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स को शेयर किया जाता है। वेरी हार्ड होते हैं ये, वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट्स होते हैं, पुअर थर्मल और इलेक्ट्रिकल कंडक्टर होते हैं, जैसे कि डायमंड हो गया बेटा, क्वार्ट्ज हो गया, सिलिकॉन हो गया, आर एग्जांपल ऑफ कोवलेंट बॉन्ड या फिर कोवलेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड। लास्ट आते हैं बेटा मेटालिक सॉलिड। इसमें जो डोमिनेट करते हैं केवल कैटाइंस ही होते हैं, मेटल्स ही होते हैं, तो कैटाइंस इन इलेक्ट्रॉन क्लाउड। ठीक है बेटा, जैसे आयरन नेल ले लो एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जैसे कॉपर, जिंक, आयरन नेल बोल दो, या ऑल मेटेलिक एलिमेंट्स, जैसे आप कुछ भी बोल सकते हैं जितने भी मेटेलिक एलिमेंट्स हैं। तो मेटेलिक बॉन्ड होता है बेटा सॉफ्ट टू वेरी वेरी हार्ड, या तो सॉफ्ट भी हो सकते हैं, जैसे सोडियम हो गया, तो ये बेटा कैसा हो गया आपका, होने को तो मेटेलिक सॉलिड है लेकिन सॉफ्ट भी हो सकता है। लो टू वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट होते हैं इसके, लो से बढ़ के वेरी हाई तक होते हैं बेटा। एक्सीलेंट थर्मल और इलेक्ट्रिकल कंडक्टर होते हैं ये, जैसे आयरन की बात करें, कॉपर की, जिंक की, तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टर तो अच्छे ही होते हैं, थर्मल भी अच्छे होते हैं, मेलेबल भी होते हैं और डक्टाइल भी होते हैं, यानी ये चमकदार भी होते हैं और इनको थिन शीट में भी ड्रॉन किया जा सकता है, लश्चरस बिहेवियर भी इनका होता है। ठीक है, क्लियर? नाउ अब अपन आगे बढ़ सकते हैं। ये हो गया बेटा बिल्कुल थ्योरेटिकल पार्ट है, इसीलिए इसको अपन इस तरीके से पढ़ा रहे हैं। अब अपन जैसे आगे जाएंगे तो अपन अच्छी अच्छी बातें भी करेंगे इसमें।
नाउ अपन बात करते हैं क्रिस्टल लेटिस की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं बेटा? क्रिस्टल लेटिस की, या फिर इसको बोल सकते हैं स्पेस लेटिस, या फिर 3 डायमेंशनल लेटिस भी इसको बोला जा सकता है। तो अपने पास एक अरेंजमेंट है LICL का, LICL का। तो देखो बेटा मैं आपको समझा दूं कि बेसिकली जो क्रिस्टल लेटिस है या स्पेस लेटिस है या 3 डायमेंशनल लेटिस है या 3D लेटिस जो है अपना, तो अपन ये बोल सकते हैं इट इज अ 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। क्या बोल सकते हैं इसको? ये होता है बेटा आपका 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। क्लियर है बेटा? उनका एक अरेंजमेंट ही होता है इन स्पेस, इन स्पेस। क्लियर है बेटा? बहुत ही आसान आसान सी बात है। इसको आप क्या बोल सकते हैं? क्रिस्टल लेटिस। इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज भी हैं बेटा, द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज, जैसे या आप इसकी ब्रावियस लेटिस भी इसको बोल देते हैं। तो ईच पॉइंट इन द क्रिस्टल लेटिस रिप्रेजेंट अ लेटिस साइट एंड वी कैन से इट लेटिस पॉइंट। ये हो गया बेटा, जैसे अपने ये कोने दिख रहे हैं आपको, ये सभी क्या है बेटा? लेटिस पॉइंट है। दिस इज कॉल्ड लेटिस पॉइंट। ठीक है। नेक्स्ट, ईच पॉइंट डिनोट अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल ऑफ मैटर बी इट एन एटम, मॉलिक्यूल और एन आयन। या तो ये मेटल हो सकता है बेटा, या तो ये एटम हो सकता है जो आपका लेटेस्ट पॉइंट है, या तो ये एटम हो सकता है, या फिर ये क्या हो सकता है बेटा? एक मॉलिक्यूल हो सकता है, या फिर ये यहाँ पे लिखे हुए जैसे ये आयन भी हो सकता है। क्लियर? बाय ज्वाइनिंग दीज लेटिस पॉइंट इनसाइड द लेटिस वी कैन डिफाइन अ जियोमेट्री ऑफ द लेटिस। तो हम लोग इससे अगर इन पॉइंट्स को अगर ज्वाइन कर देते हैं तो इससे हम क्या बता सकते हैं? इसकी ज्योमेट्री बता सकते हैं। तो ये बेसिकली अपना क्या है? क्रिस्टल लेटिस है। इसको ब्रावियस लेटिस भी बोला जाता है। क्लियर है बेटा? अब जैसे यहाँ पे अपने पास में सबसे पहला एक टॉपिक आ रहा है और सबसे बढ़िया और इस चैप्टर का हार्ट है बेटा ये, विच इज कॉल्ड यूनिट सेल। इसको ही क्या बोलते हैं बेटा? यूनिट सेल। मैंने लेटिस पॉइंट आपको बता ही दिए, दीज आर कॉल्ड लेटिस पॉइंट। और ये पूरा अगर इसको बोला जाए तो ये क्या बेटा? एक सेल है विच इज कॉल्ड यूनिट सेल। तो यूनिट सेल बेसिकली है क्या? तो बोलो द स्मॉलेस्ट पोर्शन या पॉसिबल पोर्शन, स्मॉलेस्ट पॉसिबल पोर्शन और पार्ट ऑफ द क्रिस्टल लेटिस। क्या होता है बेटा? पार्ट है बेटा किसका? क्रिस्टल लेटिस का। विच रिपीट इटसेल्फ इन डिफरेंट डायरेक्शन, जो अपने आप को रिपीट करता है अलग अलग डायरेक्शन में। किसमें बेटा? अलग अलग डायरेक्शन में अपने आप को क्या करता है बेटा? रिपीट करता है। ठीक है ना? इज कॉल्ड लेटिस, है ना? रिपीट ऑफ द लेटिस इज कॉल्ड द यूनिट सेल। जैसे मैं आपको समझाता हूं, ये आपका एक यूनिट, ये आपका लेटिस पॉइंट हो गया बेटा। ठीक है? तो देखो ये इधर अपने आप को बढ़ा दे, 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 नीचे अपने आप को बढ़ा दे, ऊपर अपने आप को बढ़ा दे। तो 6 डायरेक्शन में अपने आप को बढ़ा सकता है। क्लियर है बेटा? अगर इसने इसको अपने आप को इधर बढ़ाया तो एक इधर बना सकता है ये, जैसे इसने अपने आप को इधर बढ़ाया। ठीक है? तो ऐसा भी आप बना सकते हो, नहीं बना सकते हो? जैसे जैसे आप चाहो वैसे वैसे इसको लेके जा सकते हैं। क्लियर है? तो ये मैं आपको सिखाऊंगा जैसे जैसे अपन आगे जाएंगे वैसे वैसे। तो आप जिस कमरे में बैठे हैं वहां पे अज्यूम करें, तो आप देखिए कमरा जो है बेटा स्क्वायर है आपका। तो किसी भी एक पॉइंट को, जैसे मैं ये कोने वाला पॉइंट है मेरा, इसको पॉइंट करके देखूं तो इसके ऊपर भी एक कमरा बनाया जा सकता है, इसके ऊपर भी एक कमरा बनाया जा सकता है। पॉइंट की बात कर रहा हूं, तो पॉइंट को कितने लोग घेर सकते हैं बेटा? 8 लोग घेर सकते हैं। दिखाऊं मैं आपको कैसे? देखो इस वाले पॉइंट को देखना, इस वाले को। तो एक तो ये हो गया नंबर 1, तो ये हो गया नंबर 2 ये, नंबर 3 ये, और नंबर 4 ये खुद। इस पॉइंट की बात कर रहा हूं बेटा। फिर नंबर 5 ये वाला, फिर ये 2 के नीचे हो गया आपका 6, 1 के नीचे हो गया आपका 7, और ये 4 के नीचे हो गया आपका 8। तो इस तरीके से एक पॉइंट को 8 लोग घेर सकते हैं। ठीक है बेटा? तो मेनी यूनिट सेल कंबाइन टू जियोमेट्री एंड फॉर्म क्रिस्टल लेटिस। क्या बनाते हैं? ये क्रिस्टल लेटिस बनाते हैं। ठीक है बेटा? नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं इसकी। तो आप ये देखो, द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स डिफाइन अ यूनिट सेल। अ यूनिट सेल हैज देयर एज ए बी सी। 3 तरह के एज होते हैं बेटा। कौन कौन से एज होते हैं बेटा? ए बी सी 3 तरह के एज होते हैं। एंड 3 एंगल्स, 3 एंगल्स होते हैं बेटा। एक होता है अल्फा, एक होता है आपका अल्फा, एक आपका बीटा, और तीसरा आपका गैमा, बिटवीन द रेस्पेक्टिव एजेस। तो मैं आपको ये समझा दूं कि इसको बनाना कैसे बेटा।
ठीक है ना। मैं आपको इसको समझाता हूँ बनाना कैसे। तो सबसे पहले तो आप 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री पुट कर लो। ठीक है बेटा, ये देखो 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट आया कि नहीं आया। एक ये 3 डायरेक्शन आ चुकी है अपने पास में। इसको आप देखो, ध्यान देना एकदम, इसको समझना बहुत ही आसान है। इसको समझना बहुत ही आसान है। फिर से बोल रहा हूं, बहुत ही आसान है। समझ रहे बेटा, इसको समझना बहुत आसान है। आप जैसे जैसे समझेंगे, फिर आप जब आगे जाएंगे, आगे की क्लासों में बढ़ेंगे, तो फिर आपको ये एंगल जो आज मैं बताऊंगा, ये आपको आगे समझ में आएगा कि इसको कैसे पढ़ना है बेटा। ठीक है, इसको किस तरीके से पढ़ना है। क्लियर है बेटा। तो सबसे पहले देखो, इस वाली एक्सिस को दे दो बेटा एक्स एक्सिस, दिस इज योर वाई एक्सिस, दिस इज योर जेड एक्सिस। तीन एक्सिस होगी बेटा। तो आप जो एक्स एक्सिस पे आ रहे हो, तो देखो यहां से इस तरीके से एक लाइन खींचनी है, इस तरीके से। क्लियर है बेटा। इसमें और आगे जाएंगे, उतना अच्छा नहीं है मैं जानता हूं, लेकिन काम चलाऊ है। ठीक है बेटा, काम चलाऊ तो क्लियर है बेटा। ठीक, यस। अब देखिए बेटा, जो एक्स एक्सिस है, इस पर एक्स एक्सिस पे आप बोल दें तो इसके ऊपर जो आपकी ये यूनिट सेल है, ये इसकी बात कर रहा हूं, इस यूनिट सेल की पूरे की बात कर रहा हूं। तो आपने यहां पर बोल दिया बेटा 3 एजेस लेने हैं। तो इसको एक्स एक्सिस पे ले ले ए, इस पे ले लें आप ये बी, और इस पे ले लें आप ये सी। इसमें नहीं किसी को कोई परेशानी होगी, ध्यान से लिख लो बेटा। इसको लिख लो ए, बी और ये सी। क्लियर। और नीचे लिख दो बेटा अल्फा, बीटा और गैमा, नॉट गैमा, गैमा। क्लियर है बेटा। अब देखो मैं आपको समझा देता हूं। ए को पहले, अगर ए के आप बोले ए और बी के बीच में एंगल बनाना है आपको। किसके बीच में बनाना बेटा? ए और बी के बीच में एंगल बनाना। ध्यान से देखना बेटा। तो इस सी को छुपा दो सबसे पहले। ए और बी के बीच में जो एंगल बनेगा, ए और बी के बीच में, तो इसके नीचे वाला नहीं लेना है बेटा। अगर इन दोनों के एंगल का बात कर रहे हैं तो अल्फा और बीटा को नहीं लेना है, इसको लेना ही नहीं। किसको लेना बेटा? गैमा को। तो यहां पे एंगल आ जाएगा आपका गैमा। कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। यानी कि आपने देखो बेटा, ए और बी के बीच में कोई कौन सा एंगल है आपका? गैमा। अब बात कर रहे हैं बेटा बी और सी के बीच की। तो बी और सी पकड़े, ये बी और सी, तो इन दोनों को नहीं लेना है बेटा। अब कौन सा एंगल आएगा आपका? अल्फा। यानी कि बी और सी को छोड़ दें, तो इनके नीचे वाले एंगल्स को छोड़ दें, तो कौन सा एंगल आएगा बेटा? अल्फा। यहां पे लिख दो अल्फा। क्लियर। अब बचा हुआ कौन सा है? बीटा। क्लियर है बेटा। तो इस तरीके से आप एंगल भी इसके बना सकते हैं। इस तरीके से आप एंगल बता सकते हैं। कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए इसमें, कोई भी परेशानी आपको नहीं होनी चाहिए। क्लियर है बेटा। तो ये आपका एक पर्टिकुलरली यूनिट सेल हो गया। अब इस यूनिट सेल जो है अपनी, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स भी अपन ने पढ़ ली है। तो अपन इसको भी दो तरीके से पढ़ते हैं, या दो इसके टाइप होते हैं, उनको भी अपन बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो देखो, यूनिट सेल आर ऑफ 2 टाइप्स, नेमली द फर्स्ट वन इज प्रीमिटिव यूनिट सेल, द नेक्स्ट वन इज सेंटर यूनिट सेल। ठीक है बेटा। प्रीमिटिव के बारे में थोड़ी सी बातें बोल दूं। व्हेन, यहां पे लिख के देता हूं इसकी डेफिनेशन। व्हेन constituent particle are present at only corner of the cube, corner of the cube। देखो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, टोटल 8 इसके कॉर्नर से बेटा। तो अगर कॉर्नर पे ही अगर आपके एटम प्रेजेंट है, विच इज कॉल्ड प्रीमिटिव यूनिट, उसे क्या बोलेंगे बेटा? प्रीमिटिव यूनिट सेल बोला जा सकता है। ठीक है ना। अब इसके बाद में नेक्स्ट आते हैं बेटा। नेक्स्ट है आपका सेंटर यूनिट, या बोल रहे सेंटर क्यूबिक, सेंटर यूनिट सेल या सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल बोल दो, जो अच्छा लगे आपको बोल सकते हैं। तो इसको अपन 3 पार्ट में पढ़ते हैं। इसको अगेन अपन 3 पार्ट में पढ़ते हैं। ठीक है ना। सेंटर की बात करते हैं तो इसको 3 पार्ट में पढ़ा जाता है। द फर्स्ट वन इज, आप इसको बोल दो बॉडी सेंटर, बॉडी सेंटर यूनिट सेल। द नेक्स्ट वन इज फेस सेंटर, इसको बोलते हैं बी सी सी, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, इसको आप एफसीसी बोलते हैं बेटा। ठीक है। और नेक्स्ट है आपका एंड सेंटर, जो इसमें नहीं लिखा हुआ, मैं लिख के दे रहा हूं, एंड सेंटर। ठीक है। इसको मैं आपको समझा दूंगा ये कैसे बताते हैं। सबसे पहले आप समझे बॉडी सेंटर के बारे में। तो देखो, चारों कोनों पर ऊपर और चारों कोनों पर नीचे,
है ना बेटा, ऊपर भी और 4, तो यानी 8 कोनों पर एक एक पार्टिकल है और एक आपका बिल्कुल सेंटर में है। एक आपका कैसा बेटा, बिल्कुल सेंटर में। बात समझ में, एक आपका कैसा बिल्कुल सेंटर में, तो ये आपका बॉडी सेंटर कहलाता है। अगर फेस सेंटर की बात करें देखो बेटा, तो जिस कमरे में आप बैठे हैं तो देखो बेटा उस पर 8 कॉर्नर होंगे, 8 कॉर्नर आप देख रहे हैं, 4 ऊपर और 4 नीचे। तो देखो बेटा फेस कैसे गिनते हैं मैं आपको समझा देता हूं। तो आप वो गाना सुना है कि ए भाई जरा देख के चलो, आगे भी नहीं पीछे भी, तो कैसे बोलते हैं, आगे भी नहीं पीछे भी। तो आगे हो गया एक और एक पीछे हो गया, ऊपर भी नहीं नीचे भी, तो एक ऊपर हो गया एक नीचे हो गया, ये भी फेस है बेटा। दाएं भी नहीं बाएं भी, तो दाएं और बाएं, तो टोटल कितने फेस हो गए बेटा, 6 फेसेस हो गए। कितने फेस हो गए बेटा, 6 फेसेस इसके हो गए। तो देखो फेस देख रहे होंगे, ऊपर भी नहीं नीचे भी, दाएं भी नहीं बाएं भी नहीं, आगे भी और पीछे भी। तो टोटल कितने फेस हो गए बेटा, 6 फेस हो गए इसके, ठीक है। तो 6 फेस हो गया, एक सेंटर हो गया इसका, ठीक है बेटा। अब आते हैं अपन एंड सेंटर की बात कर लेते हैं यहीं पे। देखो ध्यान से, किसकी बात कर रहे हैं बेटा, एंड सेंटर। तो देखो एक ऊपर वाला एंड ले लो, एक नीचे वाला एंड ले लो, तो ये दोनों आपस में क्या हुआ, एंड सेंटर। चाहे आप एक ये वाला एंड ले लो, एक ये वाला एंड ले लो, तो ये क्या हो जाएंगे, एंड सेंटर हुए कि नहीं हुआ। तो ये आपस में जैसे आगे का ले लो या पीछे का ले लो, दाएं का ले लो या बाएं का ले लो, ऊपर का ले लो या नीचे का ले लो, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। दिस इज कॉल्ड एंड सेंटर। इसको क्या बोलते हैं बेटा, एंड सेंटर बोला जाता है। इसको क्या बोलते हैं बेटा अपन, एंड सेंटर। क्लियर बेटा, बड़ा ही आसान है, कुछ भी हाइपोथेसिस नहीं है। नाउ प्रीमिटिव के बारे में मैं डेफिनेशन दे ही चुका था आप लोगों को। द यूनिट सेल इन विच कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल यानी कि एटम आयन मॉलिक्यूल्स आर लोकेटेड एट ओनली द कॉर्नर ऑफ लैटिस इज कॉल्ड प्रीमिटिव यूनिट सेल। और सेंटर के बारे में बोले तो बेटा, अ यूनिट सेल इन विच कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ एटम और आयन, ठीक है बेटा, एंड मॉलिक्यूल आर लोकेटेड ऑन द कॉर्नर्स एज वेल एज अपोजिट अदर पोजीशन ऑफ द लैटिस साइड। लाइक जैसे ये एंड सेंटर के लिए देखो मैंने बता ही दिया आपको, ये पीले कलर से जो बने हुए हैं जो पॉइंट है बेटा, दिस इज कॉल्ड एंड सेंटर, ठीक है ना। ये सेंटर यूनिट सेल भी इसको बोला जाता है, ठीक है बेटा। तो ये बिल्कुल आसान सी बात है, इसमें कुछ भी हाइपोथेटिकल आपको बताया नहीं गया। क्लियर है बेटा। अब मैंने इनको कैटेगराइजेशन तो आपको बता ही दिया, इनकी डेफिनेशन भी होगी। तो यूनिट सेल, जैसे बॉडी सेंटर की बात करें तो यूनिट सेल विच कंटेन ओनली वन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल यानी कि एटम मॉलिक्यूल और आयन एट इट्स बॉडी सेंटर, बॉडी सेंटर पे हो, और अदर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर लोकेटेड ऑन द कॉर्नर विच इज कॉल्ड बॉडी सेंटर यूनिट सेल। इसी को क्या बोलते हैं बेटा, बॉडी सेंटर यूनिट सेल बोला जाता है। फेस सेंटर के लिए बिल्कुल सिंपल सा, अगर फेस पर हो पार्टिकल, द यूनिट सेल विच कंटेन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स लाइक एटम मॉलिक्यूल्स आयन ऑन ईच फेस ऑफ द यूनिट सेल एंड अदर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑन द कॉर्नर इज कॉल्ड फेस सेंटर यूनिट सेल। इसी को क्या बोलते हैं बेटा, फेस सेंटर यूनिट सेल बोला जाता है। एंड सेंटर यूनिट सेल के लिए बोलते हैं, in an end center unit cell one constituent particle atom molecule ion is present at the center of opposite faces by side the one located on the corner। यानी एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर पे देखें तो उसके अपोजिट में प्रेजेंट होना चाहिए, उसके अपोजिट में प्रेजेंट होना चाहिए। मैंने इनके डायग्राम भी दिखाया बेटा आप लोगों को। क्लियर है बेटा। आओ तो अब बात करेंगे बेटा किसी क्यूब के बारे में। किसी एक जनरली क्यूब पकड़ लो आप, तो जैसे एक क्यूब बना लिया जाए, ठीक है बेटा, एक क्यूब बना लिया जाए, ये एक अच्छा सा क्यूब बना लिया अपन, ठीक है। तो अपन ने बोला इसके कितने कॉर्नर है बेटा, 8 तो इसके कॉर्नर है, ठीक है। 8 तो इसके क्या हो जाएंगे बेटा, कॉर्नर हो जाने वाले हैं ये। तो अपन यहाँ पे क्या लिख दे बेटा, 8 कॉर्नर्स, ये मैंने बता ही दिया। अगर फेसेस की बात करें तो 1 2, आगे भी नहीं पीछे भी, ऊपर भी नहीं नीचे भी, दाएं भी नहीं बाएं भी। तो टोटल कितने फेसेस हो गए बेटा, 6 फेसेस हो गए, ठीक है बेटा, 6 फेसेस हो गए इसके। फिर अगर बात करते हैं नेक्स्ट, अपन बात करें एजेस की बात करें इसके, ठीक है। नंबर ऑफ एज कितने हैं, देखो बेटा, ऊपर 1 2 3 और ये 4, ऐसे ही 4 नीचे बेटा, और 1 2 3। आप चाहो तो जिस कमरे में बैठा उसको अज्यूम करो, तो 1 2 3 4, नीचे भी 4 है बेटा, और इनको एडजॉइंट कर दो दोनों को, तो टोटल कितने एजेस हो जाएंगे बेटा, 12 एजेस हो जाएंगे। कितने एजेस हो जाएंगे, 12 एजेस हो जाने वाले हैं। कितने एजेस हो जाएंगे बेटा। अब बॉडी सेंटर की बात करो, बॉडी सेंटर तो कितना होगा, हमेशा एक ही होगा। सेंटर तो हमेशा एक ही होता है बेटा, तो आपने बोला बॉडी सेंटर की बात करते हैं अगर, तो कितना होगा बेटा, ओनली 1। तो ये कुल मिला के अपने पास में टोटल बात की जाए। फिर नेक्स्ट आता है बेटा बॉडी डायगोनल की बात करते हैं। किसकी बात करेंगे,
बॉडी डायगोनल की बात करते हैं, तो बॉडी डायगोनल कितने हो सकते हैं? तो ध्यान से देखना बेटा, मैं एक डायग्राम से समझाता हूं आपको। ये भी वापस से दोबारा एक क्यूब बनाते हैं, ठीक है बेटा। अब देखो ये जो है बेटा, अगर इसमें बॉडी डायगोनल की बात करें तो एक डायगोनल तो आप ऐसा डाल सकते हो, ये वाला, ये सीधा ही है, ठीक है बेटा। एक डायगोनल तो आपका ये वाला हो जाएगा, एक डायगोनल आपका ये वाला हो जाएगा बेटा, ठीक है, और एक डायगोनल आपका ये वाला हो जाएगा, और एक डायगोनल आपका ये वाला हो जाएगा। टोटल कितने डायगोनल हो गए बेटा? तो 4 बॉडी डायगोनल हो गए जो आपके सेंटर से होके गुजरेंगे, ठीक है। 4 आपके बॉडी डायगोनल हो गए बेटा। फेसेस के बारे में मैंने आपको बता ही दिया, फेसेस के बारे में तो मैंने आपको बता ही दिया बेटा, कितने फेस होने वाले? 6 फेसेस होने वाले, ठीक है बेटा। तो मैंने आपको बता दिया कि जैसे यहाँ पर अगर बात की जाए कि मान लो कि ये जैसे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल आपका कॉर्नर पे मौजूद है, कॉर्नर पे आपका कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है, तो ये कितने लोगों के लिए कॉमन होने वाला है? तो आपको इसको कट करते आना चाहिए। तो मैं आपको इसके लिए एक डायग्राम बनाता हूँ जो अपन प्रीवियसली चल के देखते हैं। ये देखो अपने पास में एक डायग्राम है, ये वाला, ये देख पा रहे हैं आप, यूनिट सेल वाला एक डायग्राम है अपने पास में। इसकी बात मैं आपसे कर रहा हूँ, ठीक है। मैं इसको वहां पे बनाने की कोशिश करता हूँ, है ना बेटा, ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए, क्योंकि अपन बनाएंगे अपने हाथ से तो बहुत मजा आने वाला है। देखो ध्यान से देखते चलना बेटा। एक क्यूब है मेरे पास में, अगर मेरे दिमाग में आया कि सर मैं इसको 8 पार्ट में इक्वली कट कर दूं तो वो कैसे होगा? वो कैसे होगा? तो देखो सबसे पहले तो जितने भी एजेस हैं, जितने भी एजेस हैं उनको हाफ हाफ में कट कर दो। 1 2 3 और ये 4, क्या हो गया? 8 पार्ट में। नहीं, फिर यहाँ पे देखो बेटा 1 2 3 4, हर फेस को अपन ने 4 पार्ट में कर दिया है। इधर भी देखो बेटा 1 2 3 और ये 4। अब देखो बेटा एक लाइन बीच में डाल दो ऐसे, और एक लाइन ऐसे डाल दो, ठीक है। अब यहाँ से किसी एक क्यूब को पकड़ के दिखाता हूँ आपको, तो आपको सारी पिक्चर समझ में आए। तो एक एज तो आपका ये हो गया, एक ही हो गया बेटा, एक ही हो गया, एक एज आपका ये वाला हो गया, एक ही है। ये देखो बेटा, देख पा रहे होंगे आप, देख पा रहे हैं बेटा। तो ये आपका एक क्यूब निकाल दिया मैंने। तो ऐसा एक क्यूब इसके आगे भी है, एक इसके ऊपर भी है। तो एक क्यूब और आगे बनाया जा सकता है, इसके ऊपर भी बनाया जा सकता है, एक साइड में देखो इधर भी बनाया जा सकता है ना बेटा, इधर भी बनाया जा सकता है। एक क्यूब इसके इधर भी हो सकता है, एक नीचे भी हो सकता है, ठीक है बेटा, एक इसके आगे भी हो सकता है। तो टोटल कितने क्यूब हो जाएंगे बेटा? तो आप चाहो तो अब जैसे मैंने इसको 8 पार्ट में इक्वली डिवाइड कर दिया, अब कितने कितने क्यूब बना दिए मैंने? उसमें से एक क्यूब में से 8 बना दिए। अब आप चाहो तो फिर वापस एक में से फिर 8 कर सकते हो, यानी 1 से 8 बार बार बोल रहे बेटा। तो आप ये लाइन लिख सकते हैं यहां से, देयर आर 8 कॉर्नर्स इन अ क्यूब, in cube and one corner is common for 8 cubes। बिल्कुल सही है बेटा। आप देखें, एक अगर बीच वाले इसको ले लें, ये देखो इस वाले पार्टिकल को पकड़ो, एक कॉर्नर को ले लिया, तो देखो इस पे 4 क्यूब ऊपर है कि नहीं है, और 4 ही नीचे बेटा। तो टोटल कितने हो गए? 8 क्यूब। तो एक कॉर्नर कितने के लिए कॉमन हो बेटा? 8 के लिए। फिर नेक्स्ट अपन आते हैं, अगर हम लोग बात करें कॉन्ट्रीब्यूशन की, किसकी बात कर रहे हैं बेटा? कंट्रीब्यूशन की। सो इट्स कंट्रीब्यूशन इन इट्स ऑन क्यूब, अपने खुद के क्यूब में इसका कितना कंट्रीब्यूशन है? सब में इक्वली होगा तो बेटा कितना हो जाएगा? टोटल 1/8। कितना हो जाएगा बेटा? 1/8। क्लियर है? ये एक छोटी सी बात। इसके बाद में आते हैं फेसेस के ऊपर। किसकी बात करते हैं बेटा? फेसेस के ऊपर। तो नेक्स्ट अपन देखें टोटल कितने फेस होने चाहिए बेटा। तो अपन ने बताया दिया टोटल 6 फेस होते हैं। सो देयर आर 6 फेसेस, देयर आर 6 फेसेस इन क्यूब एंड 1 फेस। अगर एक फेस की बोलूं, जैसे जिस तरफ मैं बैठा हूं, तो इसके पीछे एक और क्यूब आ सकता है, और ये फेस किसी के लिए भी कॉमन नहीं हो सकता बेटा, हो सकता है क्या? तो एंड 1 फेस इज कॉमन फॉर 2 क्यूब। देयरफॉर कंट्रीब्यूशन की बात करूं यहां से, तो कंट्रीब्यूशन कितना हो गया बेटा? 1/। अब 6 फेस है बेटा आपके, कितने हैं? 6 फेसेस हैं, और एक के लिए दो के लिए एक कॉमन है, तो खुद के फेस का कितना कंट्रीब्यूशन हो गया? 1/2 हो गया। क्लियर है बेटा? तो ये बिल्कुल छोटी छोटी सी बात है। आगे चलें, अब बात करते हैं बेटा, कंट्रीब्यूशन हो गया। इसके बाद में बोलते हैं अ क्यूब हैज 12 एजेस। कितने एज होते हैं बेटा? 12 एज होते हैं।
12 एजेस एंड वन एज इज कॉमन फॉर 4 क्यूब्स। देखो दिखा भी देते हैं आपको, बैक चल के देखो, आप बैक चल के देखो बेटा। तो जैसे इस वाले एज की बात कर रहा हूं, इस वाले के लिए, ये देखो, तो ये इधर वाले के लिए, इसके लिए नीचे और नीचे दोनों के लिए कॉमन है बेटा। तो एक एज जो है वैसे अगर अपन बात करें तो कितने के लिए कॉमन है बेटा, 4 क्यूब्स के लिए कॉमन है। तो अगर इसका कॉन्ट्रीब्यूशन देखा जाए तो कॉन्ट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा इसका, एंड कॉन्ट्रीब्यूशन एक की बात कर रहे हैं बेटा, कॉन्ट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा, 1/1 कितना हो जाएगा बेटा, 4। 1/4 इसका क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रीब्यूशन। अब जैसे अपन, ये तो तीसरी बात होगी आपकी, अब बात करते हैं बॉडी सेंटर की। किसकी बात कर रहे हैं बेटा, बॉडी सेंटर। तो बॉडी सेंटर की बात कर रहे हैं बेटा। सो देयर आर वन बॉडी, यहां लिखो, देयर आर वन बॉडी सेंटर, देयर आर वन बॉडी सेंटर इन अ क्यूब, ठीक है ना। एंड कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा, अब इसको कोई शेयर तो करने वाला ही नहीं है, एक क्यूब के बीच में एक ही होगा, तो कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा बेटा, 1। तो ये बिल्कुल आपको याद रखना है, इसको आपको हमेशा के लिए याद रखना है। अब इससे रिलेटेड अपन एक आध क्वेश्चन भी कर लेते हैं बेटा। तो आ जाओ, सबसे पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन, अ सॉलिड इज फॉर्म्ड बाय क्रिस्टलाइजेशन ऑफ x and y element, क्लियर बेटा। इट occupied, या ऐसा लिखो, if x occupy corner of cube and y occupies face center of cube, then find molecular formula of solid, क्लियर है बेटा। तो देखो सॉल्यूशन देखो इसका आसान सही है, कुछ नहीं बेटा। सबसे पहले x के लिए बात कर रहे हैं, तो x ने क्या रखे बेटा, आपके कॉर्नर ऑक्यूपाई किए कॉर्नर, और अपन ये बोल दें कि टोटल 8 कॉर्नर होते हैं एक क्यूब में, और एक का कंट्रीब्यूशन कितना, 1/8। टोटल कितना हो गया बेटा, x हो गया आपका 1। इस तरह y की बात कर रहे हैं तो ये आपके हैं फेसेस पे, ठीक है बेटा। तो 6 फेसेस होते हैं, एक का कंट्रीब्यूशन है 1/2। तो कितने हो गए बेटा, ये आपके, यहाँ से कट कर दो इसको, यहाँ से इसको भी कट किया था ना वरना, इस तरीके से ये आ जाएंगे आपके 3। फॉर्मूला हो जाएगा आपका XY3, क्लियर। तो ये इतना आसान क्वेश्चन है, और पहले जब तक AAEEE या नीट की बात करें तो उस समय तो बहुत आसान क्वेश्चन इसमें, AIPMT जब थी तो बहुत आसान क्वेश्चन इससे पूछे जाते थे इसी तरीके के। अब जैसे अपने पास में नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर मैं बोल दूं क्वेश्चन, देखो बेटा, जैसे फाइंड द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ठीक है, फाइंड द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, x ऑक्यूपाई कॉर्नर, ठीक है बेटा, और y ऑक्यूपाई एज सेंटर। कहाँ है बेटा, एज सेंटर पर, ठीक है। फॉर्मूला बताओ, x की और y की बात कर रहे हैं, 8 कॉर्नर होते हैं, एक का कॉन्ट्रीब्यूशन 1/8। y की बात करें 12 एजेस होते हैं, एक का कॉन्ट्रीब्यूशन 1/4। वापस से फॉर्मूला क्या आएगा भाई, इसका तो आ गया 1, इसका आ गया आपका 3। हमेशा होल नंबर में होता है फॉर्मूला, तो लिख दे बेटा इसको, कितना आ गया 1:3, यानी कि XY3। आसानी है बेटा। नाउ एक क्वेश्चन और किया जाए इसमें, ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ कर देते हैं इस क्वेश्चन को अपन, ठीक है बेटा। लिखें, ध्यान से देखें बेटा। तो सॉलिड में अपन ने 3 कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल ले लिया बेटा, A ले लिया, B ले लिया और C ले लिया, क्लियर है। सबसे पहले A के लिए बोल रहे हैं, तो A जो ऑक्यूपाई करता है, ठीक है, क्यूब, तो A ऑक्यूपाई कॉर्नर ऑफ क्यूब, बट वन कॉर्नर इज मिसिंग, एक कॉर्नर मिस है आपका, क्लियर है बेटा। नेक्स्ट B की बात करें तो B ऑक्यूपाई फेस सेंटर, क्या रखता है बेटा, फेस सेंटर, ठीक है बेटा। और बट 2 फेस सेंटर आर मिसिंग, ठीक है बेटा। इसके अंदर C के लिए बोलते हैं बॉडी सेंटर करता है, ऑक्यूपाई बॉडी सेंटर, क्लियर। तो बोल रहा फॉर्मूला बताओ, बताया था, आओ सॉल्यूशन लिखते हैं। यहाँ लिखो बेटा A, B और C, तीनों लिख दिए। सबसे पहले A, 8 होते हैं बेटा कॉर्नर, कितने होते हैं, 8। अब क्या है बेटा, एक है आपका मिसिंग, एक क्या है आपका मिसिंग है, तो इसको कितना कर दूं, 7। एक का कॉन्ट्रीब्यूशन 1/8। टोटल कितने फेस होते हैं बेटा आपके, 6 है ना, 2 मिस है भाई साहब,
तो 4, एक का कॉन्ट्रीब्यूशन 1/2, और बॉडी सेंटर का तो पूरा पूरा कॉन्ट्रीब्यूशन एक ही होता है और एक का पूरा कॉन्ट्रीब्यूशन है, तो कर दो ये 7/8, ये आपका 4/2 यानी कि 2 हो जाएगा। कर देंगे, अब इसको भी 2 कर दो, चलो हटाओ, लिखो 2 ही कर दो, और ये आपका हो गया 1। तो अब यहाँ से अगर फॉर्मूला बनाया जाए तो क्या हो जाएगा, इसको अपन ने 8 को ऊपर मल्टीप्लाई करो, 7:16:8, यानी A7 B16 और C8। तो इस तरह के फॉर्मूले इसमें आपसे बनवा लिए जाते हैं, इस तरह के फॉर्मूले बनवाए जा सकते हैं। क्लियर है बेटा? बहुत आसान आसान सी बातें हैं, कुछ भी इसमें हाइपोथेटिकल दिया नहीं जा रहा बेटा। क्लियर है? नाउ अपन और कुछ क्वेश्चन इसमें करना है, करेंगे, तो अपने को और थोड़ा समय चाहिए। मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन देके छोड़ देता हूँ यहाँ पे, ठीक है बेटा? एक क्वेश्चन अपन यहाँ पे लिख लेते हैं। नाउ तो क्वेश्चन है बेटा अपना A, B और C तीनों की बात होगी अब यहाँ पे। A जो है बेटा आपका, ठीक है, A ऑक्यूपाई कॉर्नर ऑफ द क्यूब। फिर B की बात करते हैं बेटा, B ऑक्यूपाई करता है आपका फेस सेंटर, और ये आपका करता है बेटा बॉडी सेंटर। क्लियर है? बिल्कुल आसान। तो आपको यहाँ पे फॉर्मूला पता करना है इसका, जो आप आसानी से कर सकते हो। एकदम आसान क्वेश्चन दिया हो बेटा। एक क्वेश्चन और देख लो, ठीक है? इफ, एक लाइन डाल दे रहा हूं, इसी के अंदर, इफ ऑल एटम्स अलोंग अ डायगोनल पासिंग थ्रू टू कॉर्नर्स, पासिंग थ्रू टू कॉर्नर्स, है ना, पासिंग थ्रू टू कॉर्नर्स, और इसके साथ में बोल दो बेटा पासिंग थ्रू टू कॉर्नर्स एंड फेस सेंटर आर रिमूव, देन फॉर्मूला बताना आपको, देन फाइंड द फॉर्मूला। तो आप घर पे इसकी प्रैक्टिस करें, नेक्स्ट सेशन जब भी शुरू करेंगे तो इन क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल एजुकेशन वर्ल्ड EW।